आदाब, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बोलता बिजनौर में। और आज जिस शख्सियत से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत बहुत आम हालात में की, लेकिन अपनी कोशिशों और अपनी मेहनतों से अपना एक ख़ास मकाम बनाया। जी हाँ, एक फ्रूट जॉबर या कॉन्ट्रैक्टर से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करके उन्होंने खुद को शहर का नंबर 1 शहरी बनाया। जी, मैं बात कर रही हूँ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, सोशल वर्कर और नगर पालिका परिषद की चेयरपर्सन के पति शमशाद अंसारी साहब की। शमशाद साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। मैं चाहूँगी कि आप अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की थोड़ी सी डिटेल हमारे दर्शकों को बताइए। मैं कॉलेज टाइम से ही, जब से मैं कॉलेज में स्कूल में पढ़ता था जी, तब से ही मुझे खुद काम करने का मतलब बहुत जज्बा था। और खुद से ही मैं अपने फादर की शॉप थी, हमारे फ्रूट्स की सब्जी मंडी बिजनौर में। मैं उनका हाथ बढ़ाने के लिए जाता था। वहाँ से सीखते सीखते मैं फिर फ्रूट्स होलसेल का अच्छा व्यापारी, आड़ती बन गया। अपनी मेहनतों से, आप लोगों की दुआओं से संघर्ष किया तो आगे बढ़ता चला गया। वहीं से ही जहाँ पर मैं ये काम करता था, वहाँ पर सब लोग दबे कुचले गरीब लोग रहते थे। बहुत सारी समस्याएँ होती थी उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए हम लोग नेताओं के चक्कर काटते थे, पुलिस प्रशासन के चक्कर काटते थे। काम नहीं होता था तो बड़ी एक अजीब सी उलझन सी होती थी। तभी से मन में विचार आया कि खुद बढ़कर इन लोगों की मदद की जाए। उनकी मदद करता चला गया। अल्लाह ने हौसला दिया। हौसला देते देते आज इस मुकाम पे आ गया हूँ कि सब लोग आप मुझे जानते हैं। अच्छा, अगर राजनीति की बात करें तो आपने शुरुआत समाजवादी पार्टी से ही की है ना? पूर्व से ही मैं समाजवादी पार्टी में था। तो ऐसा क्यों आपको लगा कि समाजवादी पार्टी ही आपको ज्वाइन करनी चाहिए? समाजवादी पार्टी, माननीय हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह यादव जी हमेशा से गरीब, मजदूर, शोषित लोगों की आवाज़ को बुलंद करते थे। टिकट देने का मामला हो या उनको कोई भी कारोबार, रोजगार, जैसे फल वालों के लिए उन्होंने तय बाजारी निःशुल्क। मैं चूँकि मैं अपनी बात को दोहरा रहा हूँ, मैं सब्जी मंडी से ताल्लुक़ रखता हूँ, जहाँ पर गरीब लोग पटरी पर, रेहड़ी पर बैठकर फल लगाते थे। उनको सर्वप्रथम माननीय मुलायम सिंह यादव ने उनकी तय बाजारी को समाप्त करने का काम किया था। तभी से मेरे ध्यान में आया कि ये नेता जो है ये गरीब लोगों की आवाज़ को बुलंद करते हैं, तो मैंने वो समाजवादी पार्टी वहीं से ज्वाइन की थी। अच्छा, जैसे आपने बताया कि जो परिवार का काम है वो तो फ्रूट से रिलेटेड रहा, तो पॉलिटिक्स में आने के लिए आपने किसी को गॉडफादर बनाया या खुद ही आपने ऐसे? नहीं, गॉडफादर बनाया हमारी पूर्व विधायक जी रुचि विरा जी है, उनसे मैंने आग्रह किया। उनसे मैंने कहा कि मुझे टिकट दिलाया जाए। उन्होंने मुझे टिकट दिलाया। टिकट दिलाने के बाद उन्होंने मेरी कोशिश रही टिकट में दिलाने में, चुनाव भी उन्होंने लड़ाया मुझे जी। पब्लिक का साथ मिला, समर्थन मिला, प्यार मिला, अल्लाह ने इस कुर्सी पर बिठाया। तो जो भी समाजवादी पार्टी का काम कर रहा है वो समाजवादी पार्टी को मजबूत कर रहा है, चाहे वो चेयरमैन के लेवल पे हो, चाहे वो जिलाध्यक्ष के लेवल पे हो, चाहे वो किसी पदाधिकारी के लेवल पे हो। अगर हम किसी जनता के बीच में जाकर उनका काम कराएंगे तो हमारी पहचान समाजवादी है। अगर मैं 100-200 लोगों का जाकर काम कराऊंगा तो वो समाजवादी को वोट देंगे, ना कि वो पर्सनल मुझे वोट देंगे। वो कोई सा भी चुनाव होगा, चेयरमैन का चुनाव हुआ तो समाजवादी चुनेंगे, विधानसभा चुनाव हुआ तो समाजवादी चुनेंगे। ऐसे जो और लोग काम कर रहे हैं समाजवादी के बैनर के नीचे, वो समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें पद तो चाहिए होता है, लेकिन काम किसी का नहीं करना चाहते, और उस वजह से समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं बदनाम होती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि वो पर्सनली आपको सपोर्ट करते हैं या पर्सनली दूसरे गुट को सपोर्ट करते हैं, तो इसमें पार्टी का तो कहीं दखल नहीं रहा, व्यक्ति विशेष की वजह से गुटबाजी हो गई है। नहीं, पार्टी लेवल पे ही मेरी पहचान है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के टिकट पर मैं चुनाव जीता हूँ, समाजवादी पार्टी के सिंबल पर मैं चुनाव जीता हूँ। मेरी पहचान समाजवादी पार्टी है। मेरे घर पे झंडा समाजवादी पार्टी का लगा है, मेरी गाड़ी पे झंडा समाजवादी पार्टी का लगा है, मेरे दिल के अंदर समाजवादी पार्टी बसती है। वो क्या सोचते हैं मुझे इस बारे में कुछ नहीं देना। अच्छा चेयरमैन साहब, आपका चुनाव पूरे शहर ने देखा, एक बहुत ही एक्सक्लूसिव टाइप का आपका चुनाव था, और आपके चुनाव में रुचि वीरा जो हैं उनका बड़ा योगदान रहा। मतलब वो बिल्कुल एकदम फ्रंट पर रहकर, आपसे भी आगे रहकर आपका चुनाव लड़ाती रही। लेकिन अब जो है वो रिश्ता जो था वो कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। नहीं, क्या वजह है? नहीं, कमजोर नहीं पड़ा रिश्ता। आप भी उनको हमेशा माँ का दर्जा देते रहे। माँ है, माँ रहेंगी, माँ कहता रहूंगा। रिश्ता भी कमजोर नहीं पड़ा है। ये सब लोगों की आप लोग जो सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अब जो जिला पंचायत के चुनाव हुए जिनमें रुचि वीरा की बेटी लड़ी है, उसमें चुनाव में आप कहीं भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दिखाई नहीं दिए। हाँ, क्या मैं ये बात आपको मैं खुल के बताना चाहता हूँ। मैंने आपको बताया मैं समाजवादी पार्टी में पिछले 25 सालों से हूँ। मैं कर्मठ कार्य करता हूँ, समाजवादी पार्टी को पूरी तरीके से समर्पित हूँ। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं, मेरी पार्टी समाजवादी पार्टी है। सबसे पहले मेरे लिए वो है।
आपको मैं याद होगा जब विधानसभा 2017 का चुनाव हुआ था तो रुचि वीरा जी चुनाव लड़ी थी, तब मैं चेयरमैन नहीं था जी। वो समाजवादी पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ी थी। पूरा शहर जानता है, पूरा जिला जानता है। विधानसभा में घर घर जाकर, गली गली जाकर हम लोगों ने वोट का काम किया और हमने चुनाव लड़ाया। हार जीत अल्लाह के हाथ में थी। उसके बाद मेरा चेयरमैन का चुनाव आया, माननीय रुचि वीरा जी समाजवादी पार्टी में थी, उन्होंने मुझे टिकट दिलाया, उन्होंने मुझे चुनाव लड़ाया। उसके बाद 2019 का लोकसभा चुनाव आया, गठबंधन समाजवादी पार्टी और बसपा का गठबंधन था। रुचि वीरा जी आंवला से लोकसभा का चुनाव लड़ी, मैंने लोकसभा का चुनाव आंवला जाकर 15 से लेकर 20 दिन तक उनका चुनाव लड़ाया। अब चूंकि वो समाजवादी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ रही थी, मुझे मेरे जिलाध्यक्ष ने वार्ड नंबर 21, वार्ड नंबर 24, वार्ड नंबर 27 से प्रभारी बनाया था। मेरी ड्यूटी 3 क्षेत्र में लगी हुई थी, मैं थोड़ा बिजी भी था और मैं जा भी नहीं पाया, लेकिन अगर समाजवादी पार्टी के खिलाफ मुझे कहीं जाना पड़े तो मैं नहीं जाऊंगा। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आप रुचि वीरा जी को जो माँ कहते आए हैं तो वो राजनीतिक माँ हुई, मतलब अगर वो पार्टी के साथ हैं तो आपकी माँ है, और अगर पार्टी के साथ नहीं है तो अगर वो राजनीतिक माँ होती तो मैं उनके साथ जाता। पहली बात तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मैं समाजवादी पार्टी का सिपाही हूँ। समाजवादी पार्टी के बैनर पे मुझे पहचान मिली है। समाजवादी पार्टी के खिलाफ मैं चुनाव लड़ाने कहीं नहीं जा सकता, मेरी मजबूरी है, ये मान के चलिए, क्योंकि मैं दिली समाजवादी पार्टी, मैं दिल से समाजवादी पार्टी हूँ। क्योंकि मैं ये भी नहीं कह रहा मैं सबसे पुराना हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि जब से मैंने राजनीति का अपना कैरियर शुरू किया है, मैंने कभी पार्टी नहीं बदली है। कोई भी विषम परिस्थिति रही हो, कुछ भी रहा हो, कुछ भी मेरे खिलाफ मुकदमे लिखे गए हो, मुझे प्रताड़ित किया गया हो, जबकि आप लोग ये जानते हैं कि सत्ता के खिलाफ रहकर राजनीति करना कितना कठिन होता है। आप लोग ये बात भली बात ही जानते हैं, लेकिन मैंने कभी समाजवादी पार्टी का झंडा उतारने का काम नहीं किया। हो सकता है यही वजह मेरी चुनाव न लड़ाने की रही हो। अगर काश वो समाजवादी पार्टी से लड़ती तो शमशाद अंसारी सबसे आगे होते। अच्छा, हर आदमी एक विश्लेषण करता है हालात के बारे में। आप तो राजनेता हैं, तो स्वाति वीरा चुनाव हारी है, इसमें आपका विश्लेषण क्या कहता है, क्या वजह रही है? चुनाव हार और जीत दो विषय होता है, एक में हार होती है, एक में जीत होती है। अब चूंकि मैं वहाँ गया नहीं हूँ उनकी सीट पर, तो मैं ज़्यादा विश्लेषण नहीं करना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि रुचि वीरा जी अच्छी महिला है, समाजवादी पार्टी में रहे या बसपा में रहे, कुछ राजनीतिज्ञ है और बिजनौर को उन्होंने बहुत कुछ दिया भी है। आने वाला टाइम में क्या होगा ये तो ऊपर वाला जानता है, लेकिन उनका पूर्व में यहाँ पर बहुत बिजनौर के ऊपर काम करने का उनका एक अपना अनुभव रहा है। चूक कहीं हुई है, हो सकता है कुछ भीतरघात भी मैं कहूँगा, कुछ साथ के रहने वाले लोगों ने भी कुछ, जैसा मेरे सुनने में आया है कि भीतरघात की। चुनाव हारना एक अलग चीज़ है, क्योंकि पिछली बार भी जब ये दोनों चुनाव लड़े थे, शाहनवाज राणा और रुचि वीरा जी, तब भी बड़ा कांटे का मुकाबला हुआ था और इस बार भी बहुत कांटे का मुकाबला हुआ। पूरे जिले की निगाह इस सीट पर थी। 20 राउंड तक तो स्वाति वीरा बहुत ज़्यादा आगे थी, लास्ट में पता नहीं वो वहाँ कहाँ पर पिछड़ी, ये तो एक विश्लेषण का विषय है। अच्छा, आपकी अगर बात करें तो यहाँ शहर की राजनीति में या जिले की राजनीति में आप अपना राजनीतिक प्रतिद्वंदी किसको मानते हैं? किसी को नहीं, सब मेरे अपने हैं। और जहाँ तक आपका सवाल थोड़ा घुमा हुआ है और छुपा हुआ है, तो इसमें ये नहीं पता लग रहा कि आप कौन सा राजनीतिक प्रतिद्वंदी पूछ रही हैं, क्या मेरी पार्टी का पूछ रही है या विपक्ष का पूछ रही है या किसी और पार्टी का पूछ रही है? फिलहाल दोनों बता दीजिए अपनी पार्टी। फिलहाल तो मैं समाजवादी पार्टी का मौजूदा चेयरपर्सन पति हूँ और सभी पार्टी के लोगों को साथ लेकर कोरोना महामारी चल रही है, इसमें लेकर सबके सहयोग से हम लोगों को दुख दर्द बांटने का काम कर रहे हैं। अब इतना टाइम गुजर जाने के बाद भी आपकी जो पत्नी है, जो चेयरपर्सन है, वो फ्रंट पर कहीं नजर नहीं आती, और इन हालात में भी जब राजनेताओं की और सोशल वर्कर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो वो कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी चेयरमैन साहब कि क्या ये एक किसी महिला की हक तलफी नहीं हुई कि आप एक महिला प्रतिनिधि की जगह काम कर रहे हैं, या तो आपकी पत्नी करें या फिर अगर वो नहीं कर रही हैं तो ये एक महिला की हक तल्फी है? क्या ये आपसे किसने कहा कि मेरी पत्नी काम नहीं कर रही है? अभी आप 15 फरवरी की वीडियो उठा के देखें, नगर पालिका परिषद बिजनौर के अंदर जो बोर्ड मीटिंग हुई है, सारी मीटिंग माननीय अध्यक्ष रुखसाना परवीन ने ही अटेंड की है, सब लोगों को सवालों के जवाब दिए हैं, तमाम वीडियो है, आपको मैं उपलब्ध करा दूंगा। और भी कई जगह अभी बता रहा हूँ। पहले कान्हा में माननीय जिलाधिकारी महोदय, माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के साथ मैंने एक मीटिंग की है, और भी जहाँ भी बुलावा दिया जाता है वहाँ पर वो जाती है। अब जब लोग आप जो मुझे बुला रहे हो तो मैं आऊँगा, और आप चेयरपर्सन को बुलाते तो चेयरपर्सन आती। नहीं, ये तो नॉर्म्स हैं कि अगर चेयरपर्सन वो हैं तो गवर्नमेंट के जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो उनको ही अटेंड करने पड़ेंगे,
लेकिन गवर्नमेंट के प्रोग्राम के अलावा अगर हम बात करें, जो पर्सनली एज ए चेयरपर्सन हो सकते हैं, ये इशू हो सकता है, लेकिन इसमें मैं ये कहूँगा जी, नगर पालिका परिषद बिजनौर का जो काम होता है वो सफाई का, सड़कें बनाने का, सैनिटाइज कराने का, लोगों की समस्याओं को घर घर जाकर दूर करने का। आप भली बात जानती है कि महिला इतना काम नहीं कर सकती, और ये साइन का काम नहीं है नगर पालिका परिषद बिजनौर की कुर्सी का साइन कर दिया, इसमें काम हो गया। क्या ये मुमकिन है कि रात को 12 बजे किसी मजलूम की आवाज़ बनकर थाने में महिला चली जा सकती है? क्या ये मुमकिन है कि ट्रक के आगे, ट्रैक्टर के आगे पाइप पकड़कर कोई महिला सैनिटाइज कर सकती है? क्या ये मुमकिन है कि नाले के अंदर घुसकर सफाई महिला कर सकती है? जो महिला का काम करने का होता है वो महिला भी करती है, और उन्होंने मुझे एक प्रतिनिधि चुना है, मुझे भेजती है, मुझे बाकायदा ऑर्डर देकर मुझे फ़ोन करके कहती हैं कि आप वहाँ जाइए फला वार्ड में, मैं जाता हूँ। इसमें ऐसा तो कोई इशू तो है नहीं। अच्छा, शहर भर में लोगों में सुगबुगाहट है और उड़ते उड़ते बात आती रहती है कि आने वाले समय में आपको विधायक का चुनाव लड़ना है। आज यहाँ पर बोलता बिजनौर में बिजनौर के लोगों को ये खुलासा करके बताइए कि इसमें कितने % सच्चाई है, आपका मूड कितना है इस चुनाव के लिए? आपने जो सवाल किया है इसमें आपके सवाल में ही जवाब छुपा है। ऐसा जनता चाहती है ना, जनता जो चाहती है वो तो कोई रोक नहीं सकता। जनता चाहेगी तो सब कुछ हो जाएगा, किसी एक आदमी चाहने से कुछ नहीं होता। आपने सवाल में जवाब दे दिया है कि ऐसा सुबुगाहट है, जनता कह रही है, तो जनता कह रही है तो जनता पूरा भी कर देगी, इसमें मेरा क्या रोल है? आपकी अपनी क्या राय है? जो जनता कहेगी, जनता के बीच का आदमी हूँ, जनता ने इस कुर्सी पर बिठाया है, जनता कहेगी यहाँ बैठ जाओ, है सर वहाँ बैठ जाओ, वहाँ बैठ जाऊँगा, और जनता कहेगी वहाँ नहीं बैठना है, जहाँ बैठो वहीं बैठा रहो, वहाँ बैठ जाऊँगा, जनता कहेगी यहाँ भी नहीं बैठना, तो जहाँ जनता चाहेगी वहाँ। जनता के बीच हूँ, जनता का सेवक हूँ। मैंने अपने चुनाव में सबसे पहले यही वादा किया था कि अगर मैं नगर पालिका परिषद बिजनौर की कुर्सी पर बैठा या मेरी पत्नी बैठी तो मैं जनता और जनप्रतिनिधि के बीच की दूरी को खत्म करूंगा। आप खुद गवाह हैं, क्योंकि आप भी बिजनौर से ताल्लुक रखती हैं, और पूरा बिजनौर इस बात का गवाह है कि 3.5 साल में कोई भी जनता का नागरिक, बिजनौर शहर की आवाम का नागरिक ये नहीं कह सकता कि हमने चेयरमैन साहब को फ़ोन किया, चेयरमैन साहब ने हमारा फ़ोन नहीं उठाया, हमारे काम के लिए नहीं आया। मैं पहला जनप्रतिनिधि होऊंगा जिसका रोज 3-4 बार 2-4 बार लगभग थाना, तहसील, कचहरी, अस्पताल में चक्कर लगता है। सर, जैसे कि कोविड का पता है कि सारी दुनिया में और हमारे देश में भी हाहाकार मचाया हुआ है। अगर बिजनौर की बात करें तो एक सोशल वर्कर होते हुए, नंबर 1 शहरी होते हुए, आपने तो बहुत नज़दीक से पूरी स्थिति देखी हुई है। क्या बिजनौर के हालात क्या है, थोड़ा सा बताएंगे, हकीकत क्या है यहाँ की? बहुत भयंकर स्थिति है, बताने लायक भी नहीं है। और आप कह रही हो, आप करीब से देखा है, मैंने कई बॉडीज़ को अपने हाथों में दम तोड़ते हुए देखा है। कई महिलाएं ऑक्सीजन न होने की वजह से तड़प तड़प कर मर गई है। मैंने अपने नज़दीक से नहीं देखा, मेरे हाथों में दम तोड़ा। और आंकड़ा इतना भयंकर है, 1 मार्च 2021 से लेकर 15 मई 2021 तक 170 नगर पालिका डेथ सर्टिफिकेट जारी कर चुकी है, सिर्फ नगर के। और कुछ लोग, आपको पता है, बहुत से लोग तो मरने के बाद डेथ सर्टिफिकेट बनवाती भी नहीं है। तो मैं समझता हूँ आंकड़ा इससे भी ज़्यादा भयानक है। अच्छा सर, एज ए चेयरपर्सन आप हमें ये बताइए, हमारे दर्शकों को, कि नगर पालिका क्षेत्र में ऐसे कौन से काम हैं जो पहले चेयरमैन नहीं करा पाए और वो आपने कराए? सर्वप्रथम तो यहाँ पर उसे कहते हैं ना, जन्म से ही समस्या थी सब्जी मंडी, फल मंडी की। मैं सब्जी मंडी, फल मंडी से बिलोंग करता हूँ। घंटाघर के पास जो मंडी थी वो बहुत, सब्जी मंडी, फल मंडी, दाल और व्यापारी और अनाज और वो कपड़ा सब एक जगह था। कितना जाम लगता था, गाड़ी नहीं जाती थी। अल्लाह ने मेरे हाथ से चांदपुर रोड पर लगभग 25 बीघे में प्राइवेट मंडी बनवा दी गई है। ये एक उपलब्धि नगर पालिका परिषद बिजनौर की ओर से हुई है। भले से प्राइवेट बनी है लेकिन मंडी बन गई है, बहुत सारा रश वहाँ चला गया। दूसरी बात, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी रिक्वायरमेंट ऐसी है जो मेरे बस में है उसे मैं पूरे करने का काम करता हूँ। अच्छा, अभी कुछ ऐसे काम हैं कि आपके पास टाइम कम है एज ए चेयरपर्सन और आप करना चाहते हैं, कुछ उम्मीदें हैं शहर के लिए? अगर कोरोना ना लगता, लॉकडाउन ना लगता, तो शायद माननीय प्रधानमंत्री जी हमें सम्मानित कर चुके होते। पूर्व में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हमें 2 बार नगर पालिका परिषद बिजनौर को अपने हाथों से अवार्ड दे चुके हैं। स्वच्छता में हम एक बार प्रथम स्थान आया, हमारा दूसरी बार 14वां स्थान आया। इस बार जो गंगा किनारे बसे हुए नगर पालिका है उसमें हम टॉप 3 में हैं, और टॉप 3 को माननीय प्रधानमंत्री जी अपने हाथों से पुरस्कृत करेंगे। अगर ये लॉकडाउन ना लगता, कर्फ्यू ना लगता, तो शायद दिल्ली में हम माननीय प्रधानमंत्री के हाथों सम्मानित हो रहे होते। तो मेरे बिजनौर का गौरव है, इस धरती का गौरव है कि हम मुख्यमंत्री जी से भी और प्रधानमंत्री जी से भी सम्मानित होने का गौरव हासिल करते हैं।
अब अगर मैं एज ए चेयरपर्सन हटाकर एक विश्लेषक, एक सोशल वर्कर से ये सवाल पूछूं कि आपने जो इतने नज़दीक से शहर को देखा 3-3.5 साल और अभी आपके पास जो जितना भी समय है, तो उसमें आप बिजनौर के लिए कौन सी कमी, कौन सी खामी महसूस करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी दूर होनी चाहिए? अब जैसे लॉकडाउन है, कोरोना है, अगर इससे हम जल्दी से निकल जाते हैं, अल्लाह हम दुआ है हमारी, आपसे मैं ये अपील करता हूँ, कहता हूँ सब लोगों से कि इस लॉकडाउन को कामयाब करिए और इस लॉकडाउन को कामयाब करके इस कोरोना को पूरी तरह ख़त्म करिए। उसके बाद की ज़िंदगी शुरू करके जो जो चीज़ रिक्वायरमेंट है, जैसे बाकी सड़कें रह गई हैं बहुत सारी, हमारी अभी भी 42 सड़कें का प्रपोजल टेंडर हमारा तैयार है। जैसे लॉकडाउन हटेगा सड़कों पर काम शुरू हो जाएगा। 2 पार्क हमारे प्रस्तावित हैं, वो 16 लाइटों का लिए हमारे पूरा प्रोजेक्ट हमारा बना रखा है। 3 ट्यूबवेल हमारे बनने हैं नए, वो तैयार हैं। लॉकडाउन लगते ही ये नगर पालिका परिषद की ओर से बिजनौर को और स्वस्थ सुंदर बनाने का काम किया जाएगा। जैसे कि सत्ता में इस टाइम भारतीय जनता पार्टी है और आप समाजवादी पार्टी से हैं, तो एज ए चेयरपर्सन काम करते हुए कौन कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा आपको? सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि बिना कुछ किए 9 मुकदमे इस सरकार ने मेरे ऊपर थोप दिए हैं। CA NRC में पूर्व में जो पिछले साल हुआ था, मुझे वरिष्ठ अधिकारी पुलिस के भी और प्रशासनिक अधिकारी मुझे घर से बुला कर ले गए कि जनता को समझाओ। मैंने जनता को समझाने का काम किया, पुलिस की पूरी मदद की, उनकी गाड़ी में बैठ के गया, सरकारी गाड़ी में। वहाँ पर मुझे पुलिस ने भी पीटा, पब्लिक ने भी पीटा, और जब तक घर आया आँखें खुली तो 8 मुकदमे अपने ऊपर पाए। अपने साथ साथ मेरे पूरे परिवार के ऊपर मुकदमे लिखे गए। इसके अलावा जब जब समाजवादी पार्टी की झंडी मेरे गाड़ी पर लगती है और मैं घूमता हूँ तो मैं मान लेता हूँ 1 मुकदमा लिखा जाने वाला है। 9 मुकदमे इस सरकार ने मुझे तोहफे के तौर पर दिए। अच्छा सर, ये बताइए, अगर ये सवाल मैं बाकी लोगों से भी पूछती रही हूँ क्योंकि यहाँ की लोकल सिटीज़न हूँ, कि शहर को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है। अगर आप पुरानी तहसील से दूसरी साइड का एरिया लेंगे सिविल लाइन का, और इस साइड का एरिया लेंगे मिर्दागान साइड का, मिर्दागान कस्साबान, तो ये मिर्दागान वाला एरिया बेहद पिछड़ा हुआ है और सिविल लाइन वाला एरिया ठीक है, वहाँ तरक्की हो रही है, लगातार हो चुकी है। तो आपको क्या लगता है इसकी वजह क्या रही है, इसके सोल्यूशन क्या है, क्या हल होने चाहिए इसके? जब मैं चुनाव लड़ा था तो मैं भी ऐसे ही बिलोंग करता हूँ, इसी एरिया से, अति पिछड़ा एरिया से। इसे अति पिछड़ा कहा जाता है और ये है भी, यहाँ कम पढ़े लिखे लोग हैं, मजदूर तबका है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 2 हिस्सों में बट गया है या बांट दिया गया है। ये सवाल थोड़ा सा अजीब सा है। बिजनौर नगर तो पूरा एक है, लेकिन ये सेल्फ डिपेंड वाली चीज़ होती है। मान लो सिविल लाइन में अगर हम जा रहे हैं या गीता नगरी में हम जा रहे हैं तो वहाँ पर कूड़ा कम होता है, तो वहाँ अवेयरनेस ज़्यादा है, लोगों के अंदर जागरूकता है कि वो अपने काम को खुद करना जानते हैं। यहाँ थोड़ी अवेयरनेस अभी कम है, इनको लोगों को समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है सड़क पर कूड़ा ना फेंको। अभी हमने 16,000 डस्टबिन बांटे हैं, घर घर जाकर हमने दिए हैं, और उनसे ये कहा है कि आप इन डस्टबिन में ही कूड़ा रखिए, और जब सुबह ट्रैक्टर ट्रॉली नगर पालिका गए तब ये दें। लेकिन लोग नहीं कर रहे हैं। अब लोगों को जागरूक करने के लिए हम अपील भी करते हैं, अनाउंसमेंट भी करते हैं, बीच बीच में उनकी काउंसलिंग भी करते हैं, उनके बीच जाते भी हैं। धीरे धीरे ये सब चीज़ें सुधर जाएगी। कभी किसी ने सोचा था कि मिर्दागान से भी कोई चेयरमैन बनेगा, जब ये हो गया पूरा तो इंशाल्लाह आगे भी ये काम पूरा हो जाएगा। अच्छा, आप हमारे स्टूडियो में आए और अपने बिजी शेड्यूल में से इतना टाइम दिया, उसके लिए बोलता बिजनौर की पूरी टीम हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं। आपका बेहद बेहद शुक्रिया। शमशाद अंसारी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहे, उन्होंने हमारे तमाम खट्टे मीठे सवालों के जवाब दिए। उम्मीद है कि वो अपने काम को इसी तरह लगन और मेहनत के साथ करते रहेंगे। बोलता बिजनौर की पूरी टीम की बेहद शुभकामनाएं शमशाद अंसारी साहब के साथ हैं। अपने अगले एपिसोड में किसी नई शख्सियत के साथ आपको फिर से एक अच्छे इंटरव्यू के साथ मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।